हमने बात करी थी नॉर्मल ईसीजी की। आज हम बात करते हैं एबनॉर्मल ईसीजी। अब एबनॉर्मल ईसीजी किस किस कंडीशन में आ सकता है? तो पहली कंडीशन है हार्ट ब्लॉक, दूसरी कंडीशन है न्यू रिदम सेंटर, तीसरी कंडीशन है मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन और चौथी कंडीशन है चेंज इन आयनिक कंपोनेंट्स ऑफ ब्लड। अब अगर हम हार्ट ब्लॉक की बात करें तो जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में कंडक्टिंग सिस्टम पढ़ा था हार्ट का, ऐसे नोड से इंपल्स जनरेट होती हैं, ये पेस मेकर ऑफ हार्ट होता है, इससे एवी नोड पे गई, एवी नोड से बंडल ऑफ हिस और फिर लास्ट में पुरकिंजे फाइबर। अगर कोई भी एक कंडक्टिंग सिस्टम फेल हो गया, जैसे कि ऐसे नोड फेल हो गया, तो एवी नोड क्या करेगा? हार्ट को तो पंप करना ही है, तो एवी नोड इसको बैकअप देगा। पर अब इनकी क्या है, कंडक्टिंग पावर अलग अलग है। जैसे कि ऐसे नोड जो है 80 to 100 बीट्स पर मिनट कंडक्ट कर सकता है, जबकि एवी नोड 60 और पुरकिंजे फाइबर तो 15 to 40 कर पाते हैं। अब इसका कॉज क्या है कि यहाँ पर क्यों एबनॉर्मेलिटी हो रही है? तो अगर कोई भी कोरोनरी आर्टरी डिजीज हो जाए, जो यहाँ पे आर्टरी है जिससे सप्लाई कर रही है, उसमें कोई भी डिजीज हो गई तो हमारा हार्ट ब्लॉक होता है। अगर हम बात करें रिदम सेंटर की, तो मेन क्या है हमारा पेसमेकर? ऐसे नोड। अगर इसकी जगह कोई और सेंटर बन जाए जिसकी वजह से रिदम बन रही है, तो वो न्यू रिदम सेंटर में आएगा। अब अगर हम बात करें मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन में, तो यहाँ पे कोरोनरी आर्टरी में अगर कोई भी एम्बोलिज्म हो जाए, जिसकी वजह से क्या होगा कि यहाँ पर इस्कीमिया हो जाएगा। अब इस्कीमिया की वजह से क्या होगा कि एंजाइना पेक्टोरिस हो जाएगा, और एंजाइना पेक्टोरिस रिजल्ट करेगा मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन में। अगर अब हम बात करें आयनिक कंपोनेंट्स ऑफ ब्लड, तो तीन मेन आयन है, सोडियम, पोटेशियम और कैल्शियम। इनकी अगर कंसंट्रेशन में चेंज होता है तो हमारा ईसीजी जो है वो एबनॉर्मल आ जाएगा। अब हम बात करते हैं हार्ट ब्लॉक की। तो जैसा कि पढ़ा था कि ऐसे नोड में अगर हुआ तो ऐसे नोड हार्ट ब्लॉक, एवी नोड में हुआ तो एवी नोड, और बंडल ब्रांच में हुआ तो उसे बंडल ब्रांच ब्लॉक बोलते हैं। अगर अब ऐसे नोड की बात करें, ऐसे नोड अगर फेल हो जाता है तो जैसा कि आप इस डायग्राम में देख पा रहे हैं, पूरी हार्ट बीट ही लॉस्ट हो जाती है। अब क्या होगा? हार्ट बीट लॉस्ट हो गई, अब ऐसे नोड फेल हो गया तो एवी नोड काम में आ जाएगा, बैकअप देगा उसे। तो बैकअप देने में कुछ सेकंड्स चली जाती हैं, और कुछ सेकंड्स में क्या होगा, कार्डियक साइकिल बिल्कुल एब्सेंट हो जाएगी। तो पर क्या होगा कि 2 कार्डियक साइकिल के बाद अप्रॉक्स वो दोबारा से हमारी ईसीजी की वेव्स फॉर्म होने लग जाएंगी, क्योंकि अब एवी नोड ने पावर बैक दे दिया। अब अगर हम बात करें एवी नोड ब्लॉक की, तो ये होता है 2 तरीके से, इनकम्प्लीट और कंप्लीट। अब क्या हो रहा है कि एवी नोड से जो नीचे हमारा कंडक्शन पाथवे था, ये पल्सेस पूरी न जाके कुछ जा रही हैं, तो उसको हम इनकम्प्लीट बोलते हैं। और अगर इंपल्सेस पूरी ब्लॉक हो गई, यहां जा ही नहीं पा रही हैं, तो उसको हम कंप्लीट ब्लॉक बोल देंगे। तो वही एवी नोड को हमने क्या करा, इनकम्प्लीट और कंप्लीट। अब इनकम्प्लीट को भी हम प्राइमरी और सेकेंडरी में बांट देते हैं। अगर हम बात करें प्राइमरी एवी हार्ट ब्लॉक की, तो उसमें यहां पे क्या हुआ कि एवी नोड में कुछ जो इंपल्सिस थी वो नहीं जा पा रही, डिले हो रहा है एवी नोड में। तो यहां पे क्या होगा, पीआर इंटरवल, जो लास्ट वीडियो में पढ़ा था, पीआर इंटरवल क्या दिखाता है एवी नोड पे जो भी हमारा डिले हो रहा है। तो यहां पे पीआर इंटरवल 0.2 सेकंड जो नॉर्मल होता है उससे बढ़ जाएगा। पर अगर हम बात करें एट्रिया या वेंट्रिकुलर के कॉन्ट्रैक्शन की, तो इनका रेशियो 1:1 रहता है। मतलब एक बार एट्रिया अगर पंप किया तो दोबारा वेंट्रिकल पंप करेगा। अब अगर हम बात करें सेकेंडरी में, क्या हो रहा है कि एट्रियल इंपल्स वेंट्रिकल तक तो पहुंच रही हैं, लेकिन वो पूरी नहीं पहुंच पा रही हैं। अगर मान लीजिए यहाँ 100 की 100 जा रही थी बट डिले में जा रही थी, तो यहाँ पे 70% ही पहुंच पा रही हैं। तो इस कंडीशन में क्या होता है कि जो एवी रेशियो होता है वो 2:1 या 3:1 हो जाएगा। अब यहाँ पे एक फिनोमेना होता है जिसको हम बोलते हैं वैंक बैक फिनोमेना। तो जैसा कि आपको इस डायग्राम में दिख रहा है, इस डायग्राम में वैंक बैक फिनोमेना दिखा रखा है। अब इसमें क्या हो रहा है कि पीआर इंटरवल जो है उसकी ग्रेजुअल लेंथिंग होती जाती है, मतलब वो धीमे धीमे बढ़ता जाता है। और वो कब तक बढ़ता जाएगा, जब तक कि एक ये जो वेंट्रिकुलर बीट थी ये ड्रॉप ना हो जाए, जब जाके नॉर्मल साइकिल आएगी। अगर हम कंप्लीट एवी ब्लॉक की बात करें, तो इसमें क्या होता है कि एट्रियल इंपल्स जो है वो वेंट्रिकल तक बिल्कुल ही नहीं पहुंच पा रही है, एकदम रिस्ट्रिक्ट हो गई हैं। इस कंडीशन में एक सिंड्रोम मिलता है जिसको हम बोलते हैं स्ट्रोक्स एडम सिंड्रोम। अब इसमें क्या होगा, क्योंकि कंडक्शन प्रॉपर नहीं हो पा रहा है तो ब्लड प्रेशर कम हो जाएगा। अब ब्लड प्रेशर कम हो गया तो ब्रेन पे जो ब्लड सप्लाई जा रही थी वो भी कम हो गई। अब इसकी वजह से क्या होगा कि वेंट्रिकल, क्योंकि यहां पर कोई भी
इंपल्स पहुंच ही नहीं पा रही तो वेंट्रिकल कुछ सेकंड के लिए रुक जाएंगे। अब वेंट्रिकल रुक गए तो इससे क्या होगा, हमें वही ब्लड प्रेशर कम हो रहा था, तो ब्लड प्रेशर कम होने की वजह से डिजीनेस होगी, और क्योंकि ब्रेन में प्रॉपर सप्लाई नहीं जा रही तो हमें फेंटनेस हो सकती है। अगर ये कुछ सेकंड से कुछ मिनट्स तक होने लग गया, मतलब लॉन्ग प्रोलॉन्ग हो गया ये, तो इस कंडीशन में आदमी को लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस भी हो सकता है, और अगर ये बढ़ता रहा तो कन्वल्जन और लास्ट में डेथ में रिजल्ट कर सकता है। अब बात करते हैं बंडल ब्रांच ब्लॉक की। अब बंडल ब्रांच ब्लॉक में क्या होता है कि तीन हमारी ईसीजी पे, ये जो आपको ईसीजी दिख रहा है इसमें क्या क्या दिख रहा है कि नॉर्मल हार्ट रेट है। अब हार्ट रेट तो नॉर्मल ही रहेगा इसमें, पर क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स जो है वो प्रोलॉन्ग हो जाएगा, और एसटी सेगमेंट और टी वेव जो है वो एबनॉर्मल हो जाती हैं। अब हम बात करते हैं अपनी नेक्स्ट कंडीशन न्यू रिदम सेंटर्स की। अब न्यू रिदम सेंटर को हम दो तरीके से क्लासिफाई कर सकते हैं। पहले होता है एक्स्ट्रा सिस्टोल्स और दूसरा होता है कार्डिक एरिथमियाज। एक्स्ट्रा सिस्टोल क्या है, ये एक प्री मैच्योर बीट है, स्पॉन्टेनियस आती है, कभी भी हो जाती है। अब अगर ये 2 से 4 बीट्स हैं तो वो नॉर्मल कंडीशन में भी हो सकती है। कब कब हो सकती है, या तो आदमी स्मोकिंग करता हो, या सोया ना हो, या फिर उसे एंजाइटी डर लग रहा हो, या अल्कोहल और कॉफी का उसने कंजप्शन ज्यादा कर लिया हो। उस कंडीशन में एक्स्ट्रा सिस्टोल जो मतलब प्री मैच्योर बीट है वो नॉर्मल होती है। कब, जब 2 से 4 बीट्स आ रही हैं। एट्रियल सिस्टोल के टाइम पर एक नई प्री मैच्योर बीट आ गई। एट्रियल सिस्टोल कौन बताता है, पी वेव। तो यहां पे क्या होगा, एबनॉर्मल पी वेव आ जाएगी। अब पी वेव के बाद यहां पे लॉन्ग पीआर इंटरवल आ जाएगा, पर क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स तो सेम ही रहेगा, क्योंकि क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स क्या बताता है, वेंट्रिकुलर सिस्टोल। पर यहां पे क्या है, एट्रियल डायस्टोल, इसीलिए यहां पे पी वेव और पीआर इंटरवल तो हो गए एबनॉर्मल, और क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स नॉर्मल ही रहा। अब क्या होता है कि जो एक्स्ट्रा सिस्टोल है वो तो किसी कुछ टाइम के लिए है, तो उसके बाद तो नॉर्मल बीट आएगी। इसके बीच में एक पॉज आता है, पॉज की वजह से हमारा जो टीपी इंटरवल है वो ज्यादा आ जाता है। अब ज्यादा, नॉर्मल कितना होता है वो 0.2 सेकंड, पर अब वो 0.2 सेकंड से ज्यादा हो जाएगा। अब अगर हम बात करें वेंट्रिकुलर एक्स्ट्रा सिस्टोल की, तो जैसा कि नाम से पता चल रहा है, वेंट्रिकुलर सिस्टोल के टाइम पे अगर कोई प्रीमेच्योर बीट आ गई, ये स्पॉन्टेनियस बीट आ गई, एबनॉर्मल बीट आ गई, तो उस कंडीशन में क्या होगा कि पी वेव तो फॉर्म होगी ही नहीं, क्योंकि वो तो एट्रियल सिस्टोल के टाइम पे होती है। अब क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स क्या बताता है, वेंट्रिकुलर सिस्टोल, तो ये क्या हो जाएगा, प्रोलॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि बीट ऐड हो गई और एबनॉर्मल अपीयरेंस हो जाएगा इसका। अब अगर नेक्स्ट पी वेव अगर फॉर्म होगी नेक्स्ट साइकिल, क्योंकि ये बीट तो कुछ टाइम के लिए आती फिर चली जाती है, अब नेक्स्ट जो साइकिल बनेगी उसमें जो पी वेव फॉर्म होगी एट्रियल सिस्टोल वाली, वो कैसी फॉर्म होगी, बरीड, मतलब वो नीचे कुछ ऐसे करके फॉर्म हो जाएगी। अब हम बात करें कार्डियक एरिथमियाज की, तो ये क्या होता है, एक्टोपिक कार्डियक रिदम। एक्टोपिक मतलब जहां बननी चाहिए थी उस पोजीशन से अलग, डिफरेंट पोजीशन पर कार्डियक रिदम फॉर्म हो रही है। अब ये कार्डियक रिदम जो है ये कैपेबल होती है ऐसे नोड से ज्यादा बीट प्रोड्यूस करने में और उसको मेंटेन करने में। कितनी देर तक, कुछ सेकंड से कुछ आवर्स तक ये हो सकती है। तो अब इसमें क्या है, इसको हम फिर 3 पार्ट में क्लासिफाई कर देते हैं, एट्रियल एरिथमिया, वेंट्रिकुलर एरिथमिया और पैरोक्सिस्मल टैकीकार्डिया। अब एट्रियल एरिथमिया अगर देखें तो इसमें कंडीशन होती है 3, एट्रियल टैकीकार्डिया, फ्लटर और फिब्रिलेशन। अब इनमें डिफरेंस क्या है, अगर बीट 200 बीट्स पर मिनट हो रही हैं, नॉर्मल कितनी होनी चाहिए, 60 to 100 बीट्स पर मिनट नॉर्मल होती हैं, पर अगर ये 200 बीट्स पर मिनट हो गई क्योंकि एक्टोपिक कार्डियक रिदम आ गई तो ये एट्रियल टैकीकार्डिया हो जाता है। अगर यही बीट्स 200 से 350 मतलब 350 हो गई तो ये एट्रियल फ्लटर हो जाता है, और अगर यही 350 से 500 बीट्स पर मिनट हो गई तो ये एट्रियल फिब्रिलेशन होता है। सेम इसके कंडीशन में वेंट्रिकल की कंडीशन में भी होता है, वही 200, 200 से 350 और 350 से 500, वही टैकीकार्डिया, फ्लटर और फिब्रिलेशन। अब अगर हम बात करें पैराऑक्सिस्मल टैकीकार्डिया, तो इस कंडीशन में क्या होता है कि टैकीकार्डिया आता तो है पर वो बहुत जल्दी डिक्लाइन फेज में भी चला जाता है, मतलब टैकीकार्डिया आया और फिर डिक्लाइन हो गया एब्रप्टली। अब कितने देर के लिए, सेकंड से मिनट तक हो सकता है। अगर यही एट्रिया में हो रहा है तो हम इसे PAT मतलब पैराऑक्सिस्मल एट्रियल टैकीकार्डिया बोल देते हैं, अगर वेंट्रिकल में हो रहा है तो पैराऑक्सिस्मल वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया बोल। अब न्यू रिदम सेंटर में
एक सिंड्रोम पाया जाता है जिसको बोलते हैं हम WPW सिंड्रोम, मतलब वोल्फ पार्किंसन वाइट सिंड्रोम। अब जैसा कि नाम से पता चल रहा है कि इस सिंड्रोम में क्या है, WPW। तो इस कंडीशन में क्या होता है कि इसी से अगर हम देख सकते हैं कि W का मतलब क्या हो गया, वाइड QRS कॉम्प्लेक्स, P का मतलब क्या हो गया, PR इंटरवल शॉर्ट, और W का मतलब हो गया वेव जो है इसकी डेल्टा फॉर्म में हो जाती है, तो उसको हम डेल्टा वेव बोलते हैं। अब ये होता क्या है, जनरली क्या है, ऐसे नोड से इंपल्स आए, AV नोड में गए और AV नोड से ये इक्वली दोनों वेंट्रिकल में पास हो गए। पर इस कंडीशन में क्या होता है, एक बाईपास ट्रैक्ट होता है जिसको हम बोलते हैं बंडल ऑफ केंट। अब ये बंडल ऑफ केंट क्या करता है, ये फास्ट एक्टिविटी करता है। जैसे ही ऐसे नोड से AV नोड पे जा रहा है, उससे पहले ये यहां से इंपल्स लेके एक किसी वेंट्रिकल में ट्रांसफर कर देगा। अब एक वेंट्रिकल में ट्रांसफर कर देगा और दूसरे में जहां पर ये फॉर्मेशन नहीं जा पा रहा है उस पे तो बाद में AV नोड आके जाएगा, तो यहां पर बीट पहले हो जाती है एक वेंट्रिकल में। तो इस कंडीशन में क्या हो रहा है कि वाइड QRS कॉम्प्लेक्स, जैसा कि इस डायग्राम में ये नॉर्मल है, ये P वेव, ये QRS कॉम्प्लेक्स और ये T वेव। तो यहां पे अगर ये इंटरवल देखा जाए तो PR इंटरवल यहां पर इतना बड़ा है, यहां पे क्या हो गया, शॉर्ट हो गया ये। और अगर QRS कॉम्प्लेक्स देखा जाए तो ये QRS कॉम्प्लेक्स यहां है और ये यहां है, तो QRS कॉम्प्लेक्स क्या हो गया, वाइड हो गया। और ये जो वेव देख रहे हैं इसको ही हम बोल देते हैं डेल्टा वेव। तो ये है WPW सिंड्रोम, किसकी वजह से हुआ, बाईपास ट्रैक जिसका नाम है बंडल ऑफ केंट। बात करें नेक्स्ट कंडीशन, क्योंकि हार्ट ब्लॉक और न्यू रिदम सेंटर पढ़ लिया, अब मायोकार्डियल इन्फ्रेक्शन में क्या होगा। तो जैसा कि पहले भी बताया, मायोकार्डियल इन्फ्रेक्शन कैसे होता है, ऑक्लूजन हो जाए अगर कोरोनरी आर्टरी में, अगर थ्रोम्बस या एम्बोलाई अगर आर्टरी में हो गए तो उसकी वजह से क्या होगा कि आर्टरी हो जाएगी ब्लॉक। अब आर्टरी ब्लॉक हो गई तो जो आर्टरी मसल्स को सप्लाई कर रही थी वहां पर ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाएगा, तो वहां पे क्या हो जाएगा, इस्कीमिया हो जाएगा। इस्कीमिया क्या होता है, ऑक्सीजन की कमी हो जाना। फिर क्या होगा, वहां पे जैसे इस्कीमिया हो जाएगा तो एक फैक्टर होता है P फैक्टर। अब ये P फैक्टर क्या है, ये पेन कॉज कराता है। अब इसका एक्यूमुलेशन अगर मायोकार्डियल टिश्यू में हो गया तो स्टार्ट हो जाता है पेन, जिसको हम बोलते हैं एंजाइना पेक्टोरिस। एंजाइना वर्ड का मतलब होता है मसल क्राई। मसल क्राई किसकी, यहां पे जो हार्ट मसल्स है उनकी। अगर ये एंजाइना पेक्टोरिस प्रोलॉन्ग्ड हो गई, मतलब बहुत देर तक होने लग गया, तो डेथ ऑफ मायोकार्डियल मसल्स करा देगी। और ये क्या है, इरिवर्सिबल डैमेज है मायोकार्डियम में। अब इसका मायोकार्डियल इन्फ्रेक्शन का ECG जब हम कराएंगे तो उसमें हमें हॉलमार्क क्या दिखेगा, जिससे कि हम बता दें कि ये मायोकार्डियल इन्फ्रेक्शन का ही केस है। तो उस कंडीशन में क्या होगा कि जो हमारी इन्फ्रेक्शन के ऊपर वाली जो लीड्स हैं उनमें तो हो जाएगा एलिवेशन ऑफ ST सेगमेंट, और जो रेसिप्रोकल लीड्स हैं उनमें हो जाएगा डिप्रेशन ऑफ ST सेगमेंट। तो उससे ही हमें दोनों ये कंडीशन अगर मिल गई तो हम उस पेशेंट में बता सकते हैं कि ये पक्का केस किसका है, हमारा एक्यूट मायोकार्डियल इन्फ्रेक्शन का। अगर अब हम लास्ट बात करें किसकी, इफेक्ट ऑफ चेंज ड्यू टू आयनिक कंपोजिशन, तो अगर सोडियम, पोटेशियम और कैल्शियम में अगर कोई भी चेंज हो गया तो उससे ECG के भी रीडिंग में चेंज हो जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।